हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को जय हिंद, जय श्री राम। केडीए शिवम पराशर, जय श्री कृष्णा। ललितेश शर्मा, जय हिंद। तो फाइनली आप सभी लोगों को जय श्री राम। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको एयरफोर्स और नेवी के लिए स्पेसिफिक एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के एग्जाम में एवियन जो स्टैटिक जीके आती है उसे हम कंप्लीट करा रहे हैं। और इन वीडियोस को ना आपने बहुत कंसंट्रेशन से देखना है, हर चीज लिखते रहो। हाँ बिल्कुल, डी मूवीज डोंट वरी, अभी हम आपको नेवी और एयरफोर्स का सिलेबस बताने वाले हैं। हेमंत चौधरी जय हिंद, पवन राज राधे राधे, दिव्यांशु चौधरी जय हिंद। तो देखो भाई, बच्चे बहुत कम जुड़े हुए हैं। यू नो कि आफ्टर 2 और 3 मंथ्स यू हैव टू फेस योर एग्जाम। आपको पता होना चाहिए कि आने वाले 2 या 3 महीने में आपने एग्जाम देना है, जस्ट आफ्टर 2 और 3 मंथ्स। अगले 2 महीने के अंदर आपका 2 या 3 महीने के अंदर आपका एयरफोर्स का एग्जाम हो जाएगा। और एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम में स्टैटिक जी की आएगी। बट स्टिल आई कैन सी कि बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चलो ये तो हम बाद में कर लेंगे। जब तक आपके एग्जाम की डेट नहीं आती तब तक आप लोग पढ़ना शुरू नहीं करते। दिस इज द एटीट्यूड। फिर बोलते हैं कि सर जॉब नहीं लगी। अनीश जय हिंद। आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं कि दे वर कैपेबल, कैपेबिलिटी थी उनके अंदर, बट स्टिल दे डिडंट गेट एनी सिलेक्शन। कैपेबिलिटी होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि भाई एटीट्यूड की वजह से। जिस समय उन्हें तैयारी करनी चाहिए थी उस समय तो तैयारी कर ही नहीं रहे, जिस समय हार्डवर्क करना चाहिए था उस समय हार्डवर्क नहीं कर रहे। आस्तिक नारायण जय हिंद, विवेक शर्मा जय हिंद। ओके, तो मैं जो करा रहा हूं ना, सिर्फ मैं ही नहीं, जितना भी आपको यहां पढ़ने को मिल रहा है उसे साथ के साथ लिखते रहें। डेट का इंतजार ना करें कि एग्जाम की डेट आएगी तभी पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि एग्जाम की डेट तो हो सकता है कि 20 दिन पहले ही आपका मतलब एग्जाम जो आपका कमीशन है वो अपडेट करे, जस्ट बिफोर 20 डेज। योगेश कुमार जय हिंद। तो उसका इंतजार नहीं कर सकते ना। हाँ, संडे को क्लास नहीं होती सोनू, जो क्लास होती है आपकी वो मंडे टू फ्राइडे होती है। गर्वित राजपूत राम राम, मंडे टू सैटरडे, सॉरी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो बेटा पढ़ना शुरू करो, अब समय का इंतजार मत करो, क्योंकि यू नो कि भाई इस पैंडेमिक की वजह से आपने कंडीशन को फेस किया है। जानते हो आप लोग कि किस तरह की कंडीशन से निकल रहे हैं। और इस समय पर कुछ स्टेबिलिटी है ना, तो वो गवर्नमेंट जॉब है। और सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं यार, यू विल सर्व योर कंट्री, विल गेट द यूनिफॉर्म। इससे ज्यादा क्या चाहिए? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो बुक में लिखते रहो, कॉपी में लिखते रहो। आपके पास कॉपी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए। इसे सिर्फ ऐसा मत देखो कि वीडियो देख रहे हैं। जस्ट सपोज कि आप लोग क्लास में। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। योगेश कुमार जय हिंद, अनुराग तोमर जय श्री राम। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कटारी डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन बैच लेकर आने वाली है, जो आपको एनडीए और एयरफोर्स, XY और नेवी दोनों के लिए है। दोनों के लिए बैचेस स्टार्ट करने वाली है। और इस बैच को आप बहुत एक लिमिटेड अमाउंट में परचेज कर सकते हैं। फॉर द इन दैट बैचेस यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, 6 मंथ बैच वैलिडिटी, एवरी सब्जेक्ट डीपीपी, 15,000 MCQ क्वेश्चंस, रेगुलर डाउट सेशन, फ्री मॉक टेस्ट बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न। बिल्कुल सारी सेम फैसिलिटीज आपको एयरफोर्स एक्स ग्रुप के एग्जाम के लिए और नेवी AA/SSR के लिए मिलने वाली है। So if you want to purchase that, you can purchase from Qatar Defense Academy Learning App। और Qatar Defense Academy Learning App आपको कहाँ से मिलेगी? सबसे पहले go to the Play Store पहुंचे। From there you can download Qatar Defense Academy app, and after downloading Qatar Defense Academy app, you have to register your details, and after filling your details, you have to select your course wisely, and after selecting your course, you have to join our course, and after joining your course, you can complete your dream by joining with us। चेतन शर्मा राम राम, मनीष कुमार जय हिंद। हाँ बिल्कुल, न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। तो इन सब की डिटेल आपको मैंने बता दी है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, फिर भी कोई अगर कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कटार डिफेंस एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें, वहां पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। काफी ज्यादा हमने बातें कर ली, नाउ लेट्स स्टार्ट। क्योंकि सारा मुद्दा जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको यहां पर, मैं यहां आपको पढ़ा रहा हूं, तो सिर्फ रीजन क्या है? आपने पढ़ना है, बातें करने के लिए नहीं हम यहाँ पे। दिव्यांशु चौधरी जय हिंद, विवेक कुमार भारद्वाज राधे राधे। अभी डिस्कशन करने के लिए, बातें करने के लिए आप YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम यार, लेकिन टाइम का वेस्ट नहीं करना, बहुत ज्यादा प्रीशियस है। आप जानते हैं 21 साल के बाद तो एयरफोर्स और नेवी में ज्वाइनिंग भी बंद हो जाएगी। तो भाई समझो इस चीज को। चलो
अब देखते हैं, तो देखो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स है, ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ये साउथ अमेरिका मतलब दक्षिणी अमेरिका, दिस वन इज यूरोप, दिस वन इज एशिया, ये 5वां महाद्वीप है अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका 7 एंटार्क्टिका। तो 1 बाय 1 आपका कॉन्टिनेंट वाइज मैं चीजों को फिनिश कराते हुए जा रहा हूं ताकि आपका स्टैटिक पोर्शन अच्छा हो सके। बाद में बहुत कुछ पढ़ना है, अभी तो केवल वो है कि जो आपने ऊपर ऊपर का जो पढ़ना है, क्योंकि अगर हम ये बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे तो हमें आगे कुछ समझ में नहीं आने वाला। राहुल सिंह, जय हिंद। तो देखो हमने अभी तक 2 वीडियो में नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट किया था, एंड आफ्टर दैट भाई हमने साउथ अमेरिका, 2 कॉन्टिनेंट हमने कवर कर लिए, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट कर लिया है। आज जो हम कॉन्टिनेंट कवर करने वाले हैं वो कौन सा कॉन्टिनेंट करने वाले हैं? अफ्रीका कॉन्टिनेंट कवर करने वाले हैं। द मोस्ट अनडेवलप्ड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का पूरी पृथ्वी का सबसे अविकसित महाद्वीप है ये, इसमें कोई विकास नहीं है, इसमें बहुत कुछ एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, लेकिन जो चीजें पूछी जाती हैं उसे आज हम कंप्लीट कवर कर लेंगे। यूरोप और एशिया में ज्यादा टाइम लगने वाला है, और वहीं ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका में हम कोई भी ज्यादा समय लगाने वाले नहीं है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यूरोप और एशिया से आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से क्वेश्चन नहीं आते, यहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सो टुडे वी विल कवर अफ्रीका। क्या कवर करने वाले हैं भाई? अफ्रीका। हाँ, अनडेवलप्ड, बिल्कुल सही सुना आपने गर्वित। चलो, तो ये है भाई आपका अफ्रीका कंट्री, सॉरी कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। क्योंकि अगर मैं अफ्रीका देश की बात करूं ना, तो अफ्रीका नाम का कोई देश नहीं है। जो हम बोलते हैं ना कि अफ्रीका देश चल रहा है, तो एक्चुअली अफ्रीका तो कुछ है ही नहीं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका एक महाद्वीप है। क्या है अफ्रीका? महाद्वीप, कोई देश नहीं है अफ्रीका, ये एक महाद्वीप है जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 54 कंट्रीज हैं। अभी इस चीज पर भाई, इस चीज पर आपने कोई भी मार्क लगाने की जरूरत नहीं है, ये स्टार मार्क इसलिए लगाया है क्योंकि डिस्प्यूटेड है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग मतलब कॉन्टिनेंट में किसी को कंट्री मानते हैं, किसी को कंट्री नहीं मानते हैं। एवरेज हम 54 कंट्रीज लेके चलते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ ने माना है कि अफ्रीका में कितने कंट्रीज हैं भाई? 54 है। आपको 56 भी मिलेंगे, बुक्स में लिखे हुए, मैं आपको 56 भी बता सकता था, बट लेट मी टेल यू अगेन कि भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा कि अफ्रीका में कितने देश हैं। कुछ जीएस में ना हर सब्जेक्ट में कुछ क्या रहते हैं? कंट्राडिक्शंस रहते हैं, वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। कंट्राडिक्शन कुछ नहीं है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग आपके जो संगठन है वो किसी को देश मानते हैं, किसी को देश नहीं मानते, रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। तो वो रिकॉग्निशन की वजह से ही आपका नंबर इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन आपसे नंबर कोई पूछने नहीं वाला। दीपक पाठक, जय हिंद। तो अभी हम सिंपल बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मानता है कि अफ्रीका के अंदर 54 देश हैं, तो भाई उसे ही हम करेक्ट मानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वही है। तो अफ्रीका के अंदर टोटल 54 देश हैं, मतलब इसमें ना पूरे कितने देश हैं? इसमें टोटल 54 कंट्रीज हैं। देख रहे हैं ना, अंगोला, ज़ैम्बिया, ज़ेर, तंजानिया, केन्या, इथोपिया, सूडान, नाइजर, लीबिया, अल्जीरिया, तो यू हैव 54 कंट्रीज, तो टोटल 54 देश हैं। अभी सारे देशों को तो हम कवर नहीं कर सकते, तो सबसे पहले तो थोड़ा बाउंड्रीज देख लें, ठीक है? तो पहले तो हम बाउंड्रीज देख लेते हैं कि हाँ भाई अफ्रीका में टोटल 54 देश हैं। एक बात क्लियर हो गई। अभी यहां पे अगर मैं बात करूं अफ्रीका की, तो अब दूसरी चीज देखनी है कि बाउंड्री देखो, एक तरफ तो आपका अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर, ये तो क्या ही पढ़ना। दूसरी तरफ आपका इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर। मतलब ये कि अगर हम बाउंड्रीज की बात करें तो एक तरफ अटलांटिक ओशियन है और दूसरी तरफ हिंद महासागर, मतलब अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। लोवेश चौधरी, जय हिंद। तो अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, और वहीं उत्तर अफ्रीका मतलब नॉर्थ अफ्रीका की बात करते हैं, उत्तरी हिस्से में देखते हैं, तो उत्तरी हिस्से में आपको क्या मिलेगा? तो देखो उत्तरी हिस्से में ये आपका जो मैं रेड पोर्शन से बनाने वाला हूं, ये है आपका मेडिटरेनियन सी। क्या है ये? मेडिटरेनियन सी, और हिंदी में इसे कहते हैं भूमध्य सागर। क्या कहते हैं इसे? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आपका भूमध्य सागर हो गया, और इधर ये है आपका रेड सी। रेड सी बोले तो लाल सागर। तो एक बात तो बेटा समझो, एक बात आपने समझनी है
कि ऊपर है भूमध्य सागर और नीचे है रेड सी। तो पूछ लेता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, राहुल आनंद गुड इवनिंग बेटा, डोंट लूज होप राहुल, अपना प्रिपरेशन करते रहें। अभी आप एसएसबी से कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं, लाइव से नहीं, लाइव से नहीं। यू हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज की लाइन लग जाएगी, मेहनत तो करते रहो। हाँ, तो इधर आपका रेड सी है और इधर आपका मेडिटेरेनियन सी। तो क्वेश्चन आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कौन कौन से सी अलग कर रहे हैं यूरोप और एशिया से। मतलब ऊपर यूरोप और एशिया है ना, तो यूरोप और एशिया को अफ्रीका से कौन अलग कर रहा है? एक तो भूमध्य सागर अलग कर रहा है और दूसरा कौन अलग कर रहा है? रेड सी। एक बात तो हमें बाउंड्रीज की पता रखनी है, ओके। और यहीं पे अगर मैं बात करूं नदर्न मोस्ट पॉइंट, लिखते रहे सब, अफ्रीका का नदर्न मोस्ट पॉइंट मतलब ये कि आपका उत्तरतम बिंदु, जो आपका अफ्रीका उसका सबसे उत्तर का बिंदु कौन सा है? तो कौन सा है? तो देखो ये आप ये ट्यूनीशिया देख रहे हैं ना, ट्यूनीशिया, यहां पे बिल्कुल ऊपर जो है इसे कहा जाता है केप ब्लैंक। केप ब्लैंक ये अफ्रीका का नदर्न मोस्ट पॉइंट है, नदर्न मोस्ट पॉइंट है ये अफ्रीका का केप ब्लैंक। जैसे हम बोलते हैं ना आपका इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा, मतलब ये कि अगर आप इंडिया में बिल्कुल दक्षिण में जाएंगे तो सबसे लास्ट में कहां तक पहुंच सकते हैं? तो सबसे लास्ट में हम कहां तक पहुंच सकते हैं? जैसे हमारा इंडिया है, ये अंडमान निकोबार है, तो हम लास्ट में यहां पहुंच सकते हैं और इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। याद आया ना, बताया था ना मैंने, इंदिरा पॉइंट। तो बिल्कुल उसी तरीके से अफ्रीका में बिल्कुल हम ऊपर तक जाएंगे तो लास्ट हम नॉर्थ में कहां तक पहुंचेंगे? लास्ट हम पहुंचेंगे केप ब्लैंक में। कहां पर? केप ब्लैंक। तो अब ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर ये केप का मतलब क्या है? तो केप कुछ नहीं है बेटा, केप सिंपल सी बात समझें कि जब जमीन का कोई हिस्सा, नुकीला हिस्सा समुद्र में इस तरीके से दिखता है ना, तो हम उस पॉइंट को केप कह देते हैं। केप, उस पॉइंट को क्या कह दिया जाता है? केप कह दिया जाता है। तो अफ्रीका का नदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो केप ब्लैंक है। और वहीं अगर मैं सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करूं, किसकी बात करूं? सदर्न मोस्ट पॉइंट की, तो जो आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है मतलब अफ्रीका का बिल्कुल लास्ट बिंदु भाई, वो है केप ओगुलस। तो दो तो बात हो गई, केप ओगुलस और आपका केप ब्लैंक। अंकित कौशिक जय हिंद, ये हमारे अफ्रीका के नदर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ओके। वहीं अफ्रीका की अगर हम बात करें तो अफ्रीका ना हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट है, केवल अफ्रीका की बात चल रही है। हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड मतलब ये कि पूरे विश्व का सबसे गर्म महाद्वीप की अगर हम बात करें जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहता है, सातों महाद्वीप में जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहता है वो अफ्रीका ही है, हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट। और वहीं अगर मैं ड्राइस्ट हॉटेस्ट कहें तो आप देखते हैं ना भाई, चारों तरफ तो डेजर्ट है, चारों तरफ तो अफ्रीका में मरुस्थल है, आगे हम देखेंगे ना इसमें। लेकिन फिलहाल आप ये समझें कि पूरे वर्ल्ड का सबसे गर्म महाद्वीप यही है, हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट। और वहीं अगर मैं बात करूं तो सेकंड ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। हाँ भाई, आपको ड्राइस्ट भी लगेगा लेकिन ऐसा नहीं है, देखो गर्म तो है, गर्मी तो सबसे ज्यादा पड़ती है, लेकिन सबसे शुष्क की बात करें ना, दूसरे नंबर का सबसे शुष्क महाद्वीप कौन सा है भाई? ये आपका अफ्रीका दूसरे नंबर का। पहले नंबर का क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहां पर लिख दीजिएगा सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो सेकंड मोस्ट पॉपुलस। सातों महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? किस महाद्वीप की है? एशिया की। ऑब्वियसली हो गई, एशिया में दो देश पड़ते हैं, एक तो इंडिया और एक चाइना, एक तो इंडिया और एक चाइना। और इंडिया चाइना भैया दोनों ही मिला के पूरी दुनिया का लगभग 35 से 40% जनसंख्या घेरे हुए हैं। तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि एशिया की भी जनसंख्या सारे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा होगी। दूसरे नंबर पर किस कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा जनसंख्या है? अफ्रीका की। और वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से भी ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले नंबर का महाद्वीप कौन सा था? हाँ अंकित कौशिक, ये डेजर्ट क्यों पाए जाते हैं बेटा? ये क्लाइमेट की वजह से पाए जाते हैं।
हर जगह जो भी टोपोग्राफी होती है, जैसा भी लैंडफॉर्म आपको देखने को मिलता है, सब ये क्लाइमेट की वजह से देखने को मिलता है। ओके और बेटा ये स्टैटिक जी है तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ज्योग्राफी की भी आपको वीडियोस मिलेंगी। ओके तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स हो गए, किससे रिलेटेड? अफ्रीका से रिलेटेड, याद रखिएगा। और अफ्रीका ना सातों महाद्वीप में सबसे अनडेवलप्ड कॉन्टिनेंट है, सबसे अनडेवलप्ड कॉन्टिनेंट है। मतलब ये इससे ज्यादा अविकसित जो महाद्वीप है वो कोई नहीं है। इवन अगर मैं बात करूं ना तो पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में ये केवल 2.4% कैप्चर करता है। सोच रहे हो, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में अगर मैं बात करूं ना तो केवल इसका हिस्सा केवल 2.4% है। पूरे अफ्रीका की बात चल रही है, पूरे जीडीपी। मतलब ये अगर हम 100% जीडीपी लेते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड तो अफ्रीका का उसमें केवल 2.4 जीडीपी है, 2.4%। जबकि देश इतने हैं, देश इतने हैं क्योंकि अगर जीडीपी की बात करें ना तो आपका जापान, चाइना, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, इन चारों को जोड़ दो आपको जीडीपी ना लगभग 56% मिल जाएगी। तो भाई वो कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक पॉइंट्स थे जो आपको पता होना चाहिए। अब हमने बात करी कि यहाँ पे 54 कंट्रीज हैं। कभी कभी क्या रेगुलर एक क्वेश्चन आता है एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम में। देखो एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम में स्टैटिक जी क्या आती है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप हिस्ट्री को बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत जबरदस्त हिस्ट्री पढ़ लिया, बहुत अच्छे से आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पॉलिटी पढ़ लिया और क्वेश्चन करेंगे कितने 4, फिर कहेंगे सर पढ़ा तो इतना था लेकिन नंबर नहीं आए, नंबर नहीं आए। देखो बेटा सारी कहानी स्ट्रेटेजी की है। योर स्ट्रेटेजी शुड बी वेरी स्मार्ट। एग्जाम की तैयारी करने से पहले ना आपका प्रॉपर स्ट्रेटेजी बन जाना चाहिए कि किस तरीके से आपने तैयारी करनी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हार्डवर्क करने से आपको सब कुछ मिल जाएगा, हार्डवर्क के साथ साथ प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हार्डवर्क के साथ साथ प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि हार्डवर्क तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं होती, प्रॉपर तरीका नहीं होता। आप उस चीज को फोकस करें। लाइक एनडीए का एग्जाम है, एनडीए के एग्जाम में मैथ्स के जो मार्क्स हैं वो 300 आउट ऑफ 900, और आप पूरे साल लगातार मैथ्स पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो, तो यू कैन बी अ मैथमेटिशियन बन जाएंगे। पूरे साल अच्छे से लगातार पढ़ेंगे तो बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, मैथ्स का हर एक क्वेश्चन कर लेंगे, टोटल 300 में से 300 नंबर ले आएंगे। बट कैन यू बिलीव कि आप उस एग्जाम को क्लियर कर देंगे? पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि स्ट्रेटेजी सही नहीं थी। ये तो आपने देखा ही नहीं, उसमें दूसरा भी पेपर है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हर चीज पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, हर चीज पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता भाई। आपका सिलेक्शन कैसे होगा? प्रॉपर स्ट्रेटेजी से। मतलब ये कि स्टैटिक जीको को फोकस करें। आपके वाई ग्रुप के एग्जाम में, एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम में आपका टोटल कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का है। 50 मार्क्स में 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स, 20 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का है, 20 क्वेश्चन। आफ्टर दैट 13 क्वेश्चन, 13 to 14 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है। आफ्टर दैट 6 to 7 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हैं, एंड आफ्टर दैट 6 to 7 क्वेश्चंस आपके किसके हैं? जीएस के, या फिर 7 to 8 अप्रोक्स ले लिया ये। दीपक बघेल राम राम। तो ये अप्रोक्स है, ये अप्रोक्स है। तो टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। तो इनको देख के आप बता सकते हैं, इनको देख के आप बता सकते हैं कि आपने इंग्लिश और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करना है अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। जीएस में तो जितना स्टैटिक पढ़ा रहा हूं पढ़ लो, बहुत है, इतने में इतना ही अपने आप में सफिशिएंट है। कुछ स्टैटिक जीके के बाद आपको वो सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ाऊंगा। जब तक एग्जाम है तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा, और मैं ही नहीं, पूरी कटार डिफेंस एकेडमी आपको पढ़ाता रहेगी। बस आप लगे रहें, बस लगे रहें, सिर्फ एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ मेहनत करें, बस ये इंपॉर्टेंट है। रेगुलर स्टडी करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, हार्ड वर्क के साथ साथ ना रेगुलर स्टडी मस्ट है। हर दिन पढ़ें, क्योंकि अगर आप 2 दिन नहीं पढ़ रहे ना तो आपको लगा कि आप 2 दिन नहीं पढ़ रहे, बट लेट मी टेल यू बेटा कि आप 2 दिन नहीं, आपने आगे के 2 दिन भी खराब कर दिए। क्योंकि स्ट्रेटेजी बनाने में, उस टाइम शेड्यूल को बनाने में टाइम लगता है, उस डिसिप्लिन को फ्रेम करने में समय लगता है। तो जो भी आपकी दिनचर्या चल रही है जिसमें आप रेगुलर मान के चलो 5 घंटे ही पढ़ रहे हैं, 5 ही सफिशिएंट है, बट वो रेगुलर होने चाहिए, वो रेगुलर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 10 घंटे पढ़े और अगले दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़े, वेस्टेज है वो पूरा 10 घंटे पढ़ना।
वो पूरा फेस्टेज है 10 घंटे पढ़ना, बेटर है 2-2 घंटे पढ़ो, मैं तो ये कह रहा हूं, बट लगातार पढ़ो यार। ओके तो वाई ग्रुप में इन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, स्टैटिक में जो पढ़ा रहा हूं बस उतना ही बहुत है। और वहीं नेवी के एग्जाम में आप अच्छे से जानते हैं कि 25 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, 25 क्वेश्चन जीएस और रीजनिंग के आएंगे, जिसमें करीब करीब 17-18 क्वेश्चन जीएस के होंगे, बाकी के क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। आफ्टर दैट 25 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, और आफ्टर दैट 25 क्वेश्चन भाई आपके किसके हैं, फिजिक्स के हैं। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स लाने कितने हैं, 50। 100 में से 50 ले आओ, 50,000 की नौकरी पक्की। एक क्वेश्चन लाइफ टाइम 1,000 रुपया देगा, समझ रहा है ना, केवल यू ओनली हैव टू सिक्योर 50 मार्क्स। तो इसमें भी स्टैटिक जीके में 3-4 फुल फॉर्म आना पक्की है, 2-2 3-3 4-4 फुल फॉर्म आ जाते हैं, तो फुल फॉर्म आना पक्की है। कैपिटल से क्वेश्चन आना श्योर है, करेंसी से क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट इन इंडिया आ जाता है कि भाई भारत में प्रथम, मतलब भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, वर्ल्ड में फर्स्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, इस तरह के क्वेश्चन, जैसे सबसे लंबा रोड कौन सा है, सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है, तो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन। कैबिनेट मिनिस्टर्स कि मान के चलो क्वेश्चन आगे, भारत के होम मिनिस्टर कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर। विटामिन मिनरल्स, तो जो स्टैटिक क्वेश्चन है यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और हम क्या पढ़ते हैं, हमें तो पूरे आर्यंस का इतिहास पढ़ना होता है। गर्वित, हाँ बेटा सैलरी तो इतनी है, वो डिपेंड करेगा कि आप कहां पर पहुंच रहे हैं। चलो फिलहाल आप इसे रफ करते हैं, पढ़ते हैं। तो इतने सारे कंट्रीज हैं, इतने सारे कंट्रीज हैं, 54 के आसपास देश हैं। अब 54 के 54 देश की तो राजधानी आप याद नहीं रख सकते ना, ये तो श्योर है भाई, अफ्रीका ही थोड़ी ना पढ़ना, और भी तो पढ़ने हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं जिनकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंट्रीज की बात करते हैं। महत्वपूर्ण देश जिनकी राजधानी यूजुअली आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो अल्जीरिया, ओके, दूसरा इजिप्ट, थर्ड वन सूडान, फोर्थ अल्जीरिया हमने पढ़ लिया, सोमालिया, आफ्टर दैट तंजानिया, सिक्स्थ जिम्बाब्वे, सेवेंथ केन्या, एट्थ इथोपिया, नाइन्थ अंगोला। अभी 15 देश लिखाते हैं टोटल वैसे तो 54 देश हैं, लेकिन 54 देशों में हम केवल 15 पढ़ते हैं। ओके 15 पढ़ते हैं, 15 कंट्रीज कवर करते हैं, इतना ही सफिशिएंट होगा। यश गुप्ता, नेवी एयरफोर्स का एग्जाम एक्सपेक्टेड कब होगा, जुलाई में। जून तक के तो सारे एग्जाम पोस्टपोन कर दिए हैं। पॉसिबिलिटी है कि आपको जुलाई में आपका एग्जाम हो जाए, क्योंकि आप हर स्टेट में देख रहे हैं तो हर स्टेट में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं। कल हमने देखा कि कल हमारे देश में 3 लाख से भी कम केसेस आए थे। वहीं अगर कर्नाटक और केरल भी थोड़ा कंट्रोल में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास कंडीशन ठीक होगी, स्टेबल होगी। क्योंकि आप यूपी में देखो कि यूपी में कल लगभग 12,000 केसेस आए थे, जो कि 40 तक पहुंच गए थे। अगर थोड़ा बहुत भी कंडीशन स्टेबल होती है तो जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा। सीडीएस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है परसेंटेज का, ये सब रूमर्स हैं कि सीडीएस में 60% चाहिए। ना तो एनडीए में परसेंटेज का रिक्वायरमेंट होता है, ना ही आपका सीडीएस के लिए। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ परसेंटेज इन ग्रेजुएशन फॉर योर सीडीएस एग्जाम। आगे बढ़ते हैं। तो अल्जीरिया की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जीयर्स, ये राजधानी है। भाई पढ़ लीजिएगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसकी बात करूं, अल्जीरिया की बात करूं तो अल्जीरिया की राजधानी क्या है, अल्जीयर्स। इजिप्ट की अगर हम बात करें तो इजिप्ट की राजधानी है कायरो। सूडान की बात करें तो सूडान की है खार्तुम। सोमालिया की राजधानी की बात करें तो मोगादिशु।
मोगादिशु। और जब भी मोगादिशु की बात करते हैं तो एक मूवी है ब्लैक हॉक डाउन। इफ यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट, अगर भाई सच में फौजी मतलब बनने का जुनून है ना, तो एक बार ब्लैक हॉक डाउन मूवी देखिएगा, तो उसमें मोगादिशु के बारे में आपको बहुत कुछ पता चलेगा, सोमालिया के सिविल वॉर के बारे में पता चलेगा। बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तंजानिया की बात करें तो तंजानिया की डोडोमा, ओके। जिम्बाब्वे की बात करें तो हरारे, केन्या की बात करें तो नैरोबी, वहीं हम इथोपिया की बात करें तो एडिस अबाबा, ओके। अंगोला की बात करें तो लुआंडा। ये सारी क्या है, ये सारी की सारी वही कैपिटल्स हैं। आप देख लेते हैं, अगर आप इसे मैप में भी देखें, मैप में भी अगर आप देखेंगे तो देखो अल्जीरिया कहां है, ये रहा अल्जीरिया, ये रहा अल्जीरिया ना आज के समय में अफ्रीका का ये अल्जीरिया लार्जेस्ट कंट्री है। एरिया वाइज की बात चल रही है। वैसे पहले किसको माना जाता था, सूडान को माना जाता था, लेकिन आज के समय में सबसे बड़ा कंट्री जो है एरिया वाइज अफ्रीका का, वो कौन सा है, अल्जीरिया। दूसरे नंबर पर माना जाता सूडान, और तीसरे नंबर पर ज़ेर। इसे ना आप कोंगो भी बोलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। जो जायर लिखा हुआ है ना, ZAIRE, इसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो भी बोला जाता है, ओके। तो भाई ये हमारे सबसे बड़े देश हैं अफ्रीका के, तो इसमें अल्जीरिया सबसे बड़ा कंट्री है, तो ये इनकी राजधानी हो गई। तो देखो अल्जीरिया हो गया, इजिप्ट ये गया, इजिप्ट ये हो गया। आफ्टर दैट अगर हम सूडान की बात करें, सूडान ये गया, सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम। उसके बाद सोमालिया की अगर हम बात करें, दिस वन इज सोमालिया, और सोमालिया की क्या है, मोगदिशु। वहीं तंजानिया की बात करें तो ये रहा तंजानिया, और तंजानिया की कैपिटल, तंजानिया की क्या है, इसे दार ए सलाम भी कहते हैं या फिर डोडोमा, एक ही बात है। वहीं जिम्बाब्वे की बात करें तो आवाज आ रही है ना अब, आरजे मोहन कुमार, अभी आवाज आ रही होगी। फिटनेस मॉडल, क्या बात है भाई, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं हमें देखने के लिए। अभी आवाज आ रही होगी। हेमंत चौधरी, अभी आवाज आ रही है ना? हाँ यार अंकित, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर पूछ लिया जाता है और क्वेश्चन आए हुए हैं यहां से, क्योंकि आप भी जानते हैं 54 कंट्रीज की आप कैपिटल्स याद नहीं रख सकते। अभी देखो कैपिटल से तो क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है यार। यश, जून में चांसेस बहुत कम है आपके एग्जाम होने के, भाई कोरोना वायरस भी आ गए, राम राम। तो जून में एग्जाम होने के चांसेस इसलिए कम हैं क्योंकि देखो जून तक के हर एग्जाम यूजुअली पोस्टपोन हो चुके हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने आपके एग्जाम पोस्टपोन कर दिए हैं, तो अब पॉसिबिलिटी लगती नहीं है कि अब एग्जाम होगा जून में। फ्लाइंग ऑफिसर धीरज सिंह, जय हिंद। तो भाई ये हमारे कैपिटल्स हैं। करेंसी की बात करूं तो ना 54 देशों में मुद्रा बहुत कम आती है, मुद्रा बहुत कम आती है कि किस देश की क्या मुद्रा रही होगी, मुद्रा बहुत कम आती है। लेकिन एक चीज है कि मुद्रा की अगर मैं बात करूं, थोड़ा जैसे मैं बात करता हूं, आपने देखा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में जो 23 देश थे, उन 23 देशों में मोस्टली देशों की जो राजधानी, जो करेंसी थी वो कौन सी थी, डॉलर थी लगभग। हमने देखा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में गए, दक्षिणी अमेरिका में गए, तो दक्षिणी अमेरिका में टोटल 12 देश थे और उन 12 देशों में मोस्टली कंट्रीज की जो कैपिटल, जो करेंसी थी, जो मुद्रा थी, वो पैसों थी। 4-5 की तो प्रॉपर पैसों थी। वहीं साउथ मतलब जो सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हम जाते हैं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लगभग देशों की जो करेंसी है वो फ्रैंक है। ये है करेंसी, मुद्रा यही है। लेकिन कुछ देशों की मुद्रा अलग है जो पूछ लेता है।
जैसे मैंने बोला अल्जीरिया की, तो इसकी जो मुद्रा है, अगर मैं मुद्रा की बात करूं ना, तो जो इसकी मुद्रा है वो है अल्जीरियन दिनार। अल्जीरियन दिनार है, लेकिन अल्जीरिया की क्या है? अल्जीरियन दिनार, ये मुद्रा है। वहीं इजिप्ट और सूडान की बात करें तो इजिप्ट और सूडान की जो मुद्रा है वो पाउंड है। लेकिन कैसे है? इजिप्टियन पाउंड और सूडानीज पाउंड, ये थोड़ा अलग है, इसके लिए मैं लिख देता हूं। वहीं अगर मैं सोमालिया और तंजानिया की बात करूं तो इनकी जो मुद्रा है वो है शिलिंग, शिलिंग। और वहीं अगर मैं जिम्बाब्वे की मुद्रा की बात करूं तो जिम्बाब्वे की मुद्रा है यूएस डॉलर। तो यार देखो, ये आपको अलग अलग दिख रहा है ना थोड़े से, तो यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। वेरी गुड ललितेश। गोविंद शर्मा, अलग जीएस की प्लेलिस्ट बना लें। यार इतना तो देख ही सकते हो आप, वहां पर जाएं, लगभग अलग ही है, पूरा पूरा आपका सेपरेट बैच बना हुआ लक्ष्य के नाम से, देखें आपको सबकी क्लासेस मिल जाएंगी। तो ये जो मैंने साइड में लिखे हैं ये करेंसी हैं, कि इन दो देशों की करेंसी पाउंड है, इसकी आपका दिनार है, और इनकी क्या है? शिलिंग। और जिम्बाब्वे की क्या है? यूएस डॉलर। हाँ, क्लास रेगुलर चलती है आपकी, मंडे टू सैटरडे रेगुलर क्लास चलती है। तो वैसे मोस्टली सबका याद रखिएगा फ्रैंक है, तुक्का मार सकते हैं भाई, आप एग्जाम में कुछ तो तुक्का मारोगे ना, तो एक आध क्वेश्चन पे अगर आप मारते हैं तुक्का तो फ्रैंक लगा सकते हैं अगर आपकी अफ्रीकन कंट्रीज आती है, लेकिन हमें तो यही नहीं पता रहता ना अफ्रीकन कंट्री कौन सी है। चलो 9 तो हो गए, उसके बाद आगे कंट्रीज की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आगे कंट्रीज की अगर हम बात करें तो 10वीं कंट्री लिख लेते हैं, नाइजर। आफ्टर दैट नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये देश का नाम है जिसे जायर के नाम से भी जाना जाता है। देखो मैप में दिख रहा है ना जायर, दिस वन, इसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी कहते हैं, ये देश का नाम है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। 14th आप लिख लीजिए मोरक्को, और एक लिख लीजिए, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हो गए, लगभग जो इंपॉर्टेंट देश हैं वो हमने कवर कर लिए, इनकी आप याद रखिएगा। जैसे नाइजीरिया की बात करें तो देखो पहले नाइजर है, ये गया नाइजर, तो नाइजीरिया का क्या है? नाइमे, ये कैपिटल है, ये क्या है? ये कैपिटल है, राजधानी है। नाइजीरिया की बात करते हैं तो भाई ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या है? अबूजा। साउथ अफ्रीका की क्या है? प्रिटोरिया। साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है? प्रिटोरिया। और यहां पे अगर मैं बात करूं ना, साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है, और करेंसी की बात करूं, मुद्रा की बात करूं, तो यहां साउथ अफ्रीका की मुद्रा है रैंड, याद रखिएगा। रैंड जो है ये साउथ अफ्रीका की मुद्रा है। ओके, वहीं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करें तो इसकी राजधानी है किनशासा, किनशासा। और वहीं मोरक्को की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है राबत। ओके, तो भाई इन देशों की राजधानी आप याद रखिएगा। इन देशों की जो इंपॉर्टेंट राजधानी, जो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, इनकी कैपिटल्स आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अनुपम गोस्वामी, जय हिंद। तो ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज, भाई इनको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अभी कुछ स्टैटिक फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, उसे पढ़ते हैं। जैसे अफ्रीका is the only continent through which Tropic of Cancer, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा एंड इक्वेटर, भूमध्य रेखा,
पासेस। मतलब क्या है? अफ्रीका अकेला ऐसा महाद्वीप है। दीपक गुड इवनिंग। अंकित यार उसका कोस्ट गार्ड का फेज 2 का भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया, जब आएगा तो आपको बताएंगे। इस बार कोविड की वजह से बहुत ज्यादा सिचुएशंस अलग हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देना गलत होगा। तो अब आप एक देखिएगा, अफ्रीका अकेला ऐसा देश है, अफ्रीका अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है, अकेला ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों इंपॉर्टेंट आपका जो अक्षांश है वो निकलती हैं। कौन कौन सी? एक तो आपकी कर्क रेखा, एक भूमध्य रेखा और एक आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, और हिंदी में बात करें कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों निकलती हैं। रॉबिन आई डोंट नो यार आप क्या पूछना चाह रहे हैं, सबसे ज्यादा कंट्री कौन सा? आई डोंट नो आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ओके माहर गुड इवनिंग। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो एक होगा यहां पे, अगर आप मैप में देखें ना तो इधर की साइड आपको ये जो मैंने आपका येलो लाइन बनाई है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और हिंदी में बात करें तो मकर रेखा कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री साउथ। पता होगा ना, ये तो आपको बताया था मैंने। 23.5 डिग्री साउथ पर क्या है? मकर रेखा है। मकर रेखा है, ये आपका यहां से निकल रही है अफ्रीका से, मतलब अफ्रीका महाद्वीप से। वहीं अगर मैं बात करूं किसको, अगर आप देखते हैं इक्वेटर को, अगर आप देखते हैं तो इक्वेटर को ना आप यहां से देख सकते हैं। इक्वेटर को आप यहां से देखेंगे, लगभग इधर आपको मिलेगा इक्वेटर। और वहीं अगर आप उधर देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इधर की साइड, थोड़ा एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन हाँ लगभग यही है, कर्क रेखा। तो अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजर रही हैं। अच्छा पढ़ा हुआ ओके तो भाई ये हमारा रहा तीनों, याद रखिएगा। अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट, अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों की तीनों रेखाएं गुजर रही हैं। कौन कौन सी? कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। और जब मैं इक्वेटर की बात करता हूं तो इक्वेटर को क्रॉस करने वाला, इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करने वाली केवल एक ही नदी है, और इस नदी का नाम है क्या? देखो मैप में देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बता रहा हूं मैं आपको। मैप में देखें कि देखो ये आपकी कॉन्गो रिवर है, ये जो आपका ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं मैं, ये जो रिवर है उसका नाम क्या है? कॉन्गो। ये कॉन्गो नदी है। तो कॉन्गो नदी आप ये देखो अफ्रीका को 2 बार क्रॉस कर रही है। क्वेश्चन कई बार आता है कि इक्वेटर को, भूमध्य रेखा को क्रॉस करने वाली, 2 बार क्रॉस करने वाली नदी का नाम बताओ। तो इस नदी का एक्चुअली में नाम क्या है? कॉन्गो। लिख लीजिएगा, हिंदी में लिख लीजिएगा, कॉन्गो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। दिख रहा है ना रेड कलर? आप ग्रीन कलर वाले को देखें, ये जो मैंने डॉट बनाए यहां 2 बार ही क्रॉस करती है। ओके तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अभी और बहुत कुछ पढ़ना है अफ्रीका के बारे में। चलो कंट्रीज के बारे में पढ़ लिया। दूसरा हमने पढ़ लिया कि भाई ये ऐसा अकेला कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा होकर गुजरती हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। आई होप सो कि आपको सबको समझ में आ रहा है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो तुरंत की तुरंत कमेंट करे। अभी गर्भित देख लिया ना, अभी मैंने जो बनाया आपको मैप में, तो आपने देख लिया होगा। चलो अब ना हम थोड़ा सा अफ्रीका के फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं। अभी तो हमने पॉलिटिकल की बात करी, फिजिकल की अगर हम बात करें, फिजिकल फीचर्स, भौतिक विशेषताएं, सॉरी प्राकृतिक विशेषताएं। तो प्राकृतिक विशेषताओं में आपने सबसे पहला क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है डेजर्ट। डेजर्ट बोले तो मरुस्थल। क्या? मरुस्थल। तो अफ्रीका में कौन कौन से डेजर्ट है? सबसे पहली चीज क्या है? डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट। और लिख दीजिएगा लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहां पर है?
अफ्रीका में है, अफ्रीका में है। और अगर हम बात करें तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा, ये कंप्लीट लगभग 11 देशों में फैला हुआ, कंप्लीट 11 देशों में फैला हुआ आपको ये सब जगह सहारा ही मिलेगा। कितने देशों में फैला हुआ है? लगभग 11 देशों में। ये रेड मार्कर ज्यादा सही दिख रहा है तो देखिएगा यहां सब जगह सहारा फैला हुआ है। तो ये सबसे बड़ा क्या है? डेजर्ट है। किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? अफ्रीका में। अगर कोई स्पेसिफिक पूछ ले किस देश में पड़ता तो बता नहीं सकते। ओके ये बता नहीं सकते बेटा, इंडिया की इंडिया में पढ़ेंगे। ओके ललितेश, लेकिन अगर मैं बात करा दूं आपने इक्वेटर को लिखा है तो बेटा ललितेश इक्वेटर तो इंडिया से गुजरती ही नहीं है। याद करो इंडिया का क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। जो आपकी अक्षांश है वो ये है। आप शायद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहना चाह रहे थे, कर्क रेखा। ओके चलो, तो जो आपका सहारा है ये लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ओके ये जो सहारा है ये सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व का और लगभग 11 देशों में फैला हुआ है। स्पेसिफिक नहीं पूछेगा कौन से कंट्री में, कॉन्टिनेंट में पूछेगा, कॉन्टिनेंट ही पूछेगा। तो कॉन्टिनेंट किस में है? अफ्रीका में। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरा है आपका कॉन्टिनेंट जो आपने याद रखना है, सॉरी क्या, डेजर्ट। डेजर्ट कौन सा याद रखना है? एक तो सहारा हो ही गया, एक तो सहारा हमने पढ़ लिया। दूसरा डेजर्ट है जो आपको याद रखना है वो है कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी मरुस्थल ये भी कई सारे देशों में फैला हुआ है लेकिन मेनली याद रखिएगा बोट्सवाना में। इंपॉर्टेंट थोड़ा सा बोट्सवाना याद रखिएगा। वैसे आसपास के बोट्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका के नदन हिस्से में, मतलब उत्तरी पार्ट में, तीनों में फैला हुआ है। मतलब अगर हम मैप में देखें, मैप में अगर आप देखें तो ये जो हिस्सा है ना, यहां पर ये रेड पोर्शन में आपको एक ना डेजर्ट दिखेगा जिसका नाम कालाहारी है। और एग्जाम में कभी कभी सीधे क्या पूछ लेता है? देश पूछ लेता है। तो देश में एक्चुअली में वो कौन सा पूछता है? वो बोट्सवाना पूछता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एरिया इसी देश में, कालाहारी मरुस्थल। और वहीं आगे हम देखें तो तीसरा मरुस्थल कौन सा है? तीसरा मरुस्थल है आपका नामिब। नामिब डेजर्ट, ये मरुस्थल कहां पर है? ये आपका नामीबिया में है। देखो इधर नामीबिया देश में पड़ता है। ये 3 इंपॉर्टेंट मरुस्थल हैं जो आपने याद रखने हैं। ये कहां पड़ता है? ये इधर पड़ता है। ओके तो ये 3 मरुस्थल है। वैसे मरुस्थल तो बहुत है लेकिन आप 3 याद रखें, इतना ही बहुत हो जाएगा, इतना ही सफिशिएंट है। तो ये तो रहा डेजर्ट से रिलेटेड। आगे हम देखते हैं, आगे अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद लिखो, डेजर्ट के बाद लिखना है आपने माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस, और हिंदी में बात करें तो पर्वतीय श्रृंखला। पर्वतमाला, तो पर्वतमाला वैसे तो भाई बहुत है छोटी छोटी, लेकिन पर्वतमाला केवल आपना, जो केवल आपने पर्वतमाला याद रखनी है वो कौन कौन सी रखनी है? एक तो एटलस और दूसरा ड्रकेंसबर्ग। भाई देखो पहले इधर ध्यान दें, एक तो माउंटेन रेंज है एटलस और दूसरी माउंटेन रेंज कौन सी है? ड्रकेंसबर्ग। तो एटलस की अगर हम बात करें तो एटलस माउंटेन रेंज किधर है? एटलस पर्वतीय श्रृंखला इधर है। इधर आपको पर्वतीय पर्वत मिलते हैं। तो पूछ लेता है कभी कभी एटलस पर्वतीय श्रृंखला किस महाद्वीप में? तो इट इज इन अफ्रीका। जो रेड पोर्शन से बनाया वो आपका एटलस है। और एक है ड्रकेंसबर्ग, तो ड्रकेंसबर्ग पड़ती है इधर साउथ अफ्रीका के पास। साउथ अफ्रीका के पास जो रेड पोर्शन से बना है ये भी एक पर्वतीय श्रृंखला है, ड्रकेंसबर्ग। तो इसे याद रखिएगा। यार महर, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा देश कौन सा है? अभी यार एग्जैक्ट तो इंफॉर्मेशन नहीं है इसकी, पढ़ा लिखा देश कौन सा है। ओके इसका एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, आई कांट से कि भाई ये देश सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। हाँ ऐसे तो नहीं कहा जा सकता ना एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। ये क्या है? क्योंकि हर एक कंट्री का लिटरेसी रेट ना हर कोई थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चाहता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर उसका रेपुटेशन अच्छा हो। ओके तो इसके बारे में भाई आइडिया नहीं है जो आप ये पूछ रहे हैं पढ़ा लिखा। इसके लिए लिटरेसी रेट पता होना चाहिए हर देश का। और मे बी जापान होगा, पॉसिबिलिटी है जापान या फिर आपके
यूरोपियन कंट्री जो ऊपर नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क ये है ना, यहां। गब्बर, सारस्वत, राधे राधे। चलो, तो ये हो गया हमारे डेजर्ट, और इधर हमने पढ़ लिया माउंटेन रेंजेस, पर्वतीय श्रृंखला। पूछ लेता है कि ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज किस कॉन्टिनेंट में पड़ती है, तो इट इज इन विच कॉन्टिनेंट? ये है आपका अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखें रिवर्स को, नदियां। अगर मैं नदियों की बात करूं तो सबसे पहली चीज तो आपने याद रखनी है, कौन सी नदी? सबसे पहले याद रखनी है भाई, नील नदी, नील रिवर, नील नदी। और लिखिएगा लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे लंबी नदी। हिंदी में लिख लेना, नील नदी ना विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। जो कहां से निकल रही है, अगर आप मैप में देखें तो देखो यहां से इधर आपका विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया झील से जो रेड रेड दिख रहा है दिस पोर्शन, ये आपकी कौन सी है? ये नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी, जो रेड पोर्शन से दिख रही है। तो ये कहां से निकल रही है? ये निकल रही है इधर विक्टोरिया झील से। याद रखिएगा, विक्टोरिया लेक, ये पूछ लेता है कभी कभी। विक्टोरिया झील से ये नील नदी निकल रही है, और यहां से चलते चलते कहां गिर रही है? ये गिर रही है भूमध्य सागर। हाँ बिल्कुल, इजिप्ट में। देखो इजिप्ट में ही तो देख रहे हैं आप, सिर्फ इजिप्ट में नहीं है, यहां से युगांडा, सूडान, साउथ सूडान, इजिप्ट, यहां से तो भूमध्य सागर में गिर रही है। तो मेन चीज है कि विक्टोरिया झील से निकलती है। तो नील नदी का ओरिजिन क्या है? नील नदी का ओरिजिन है विक्टोरिया लेक। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी। तो थोड़ा भी पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा, नील नदी लॉन्गेस्ट है, नील रिवर लॉन्गेस्ट। लंबी का मतलब समझ रहे हैं ना, केवल लंबाई की बात चल रही है। बड़ी की अगर मैंने बात करी थी तो बड़ी थी सबसे बड़ी अमेजन। कौन सी थी? अमेजन। बेटा ये तंजानिया से निकलती है रॉबिन, आपने मैप में देखा था, ये तंजानिया से निकलती है और सीधे कहां जाकर गिरती है? भूमध्य सागर में। तो इसका ओरिजिन क्या है? ओरिजिन है भाई इसका विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया झील। और ये झील किस देश में पड़ती है? ये पड़ती है तंजानिया में। ओके, और ये फॉल इन, मतलब ये कि नील नदी कहां जाकर गिरती है? ये गिरती है भूमध्य सागर में। ओके, तो भाई ये नदी के बारे में हो गया। और वहीं आगे अगला पॉइंट अगर हम पढ़ते हैं तो बस याद रखिएगा, हाईएस्ट माउंटेन रेंज, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका। और सीधे सीधे बात करें तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत, अफ्रीका का सबसे, हाँ वेरी गुड महार, सबसे बड़ी नदी है अमेजन, और सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। ओके, तो यहां पर देखिएगा हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ अफ्रीका, मतलब हाईएस्ट माउंटेन रेंज की बात नहीं चल रही है, केवल माउंटेन की बात चल रही है। तो जो सबसे ऊंचा पर्वत है अफ्रीका का, तंजानिया लिखा ना बेटा अभी, विक्टोरिया झील कहां पर है? तंजानिया में है, लिखा ना आपने, देख रहे हैं। तो हाईएस्ट माउंटेन रेंज कहां पर है? सॉरी, माउंटेन खाली, सबसे ऊंचा पर्वत, तो ये है माउंट किलिमंजारो, जिसकी लंबाई लगभग 5890 मीटर है। ये अप्रोक्स है भाई यार, ये अप्रोक्स है, कोई ये ना कहे कि भाई सर आपने थोड़ी लंबाई गलत लिखी है, ऊंचाई सॉरी। हाईएस्ट माउंटेन, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो है। रेड पेन से लिखा करें, चलो पवन बिल्कुल रेड से लिखा करेंगे। तो मेन चीज है, देखो यहां से इधर से चल रही है नील नदी, ये आपकी नील नदी है। ओके, ये नील नदी है, ये आपका यहां से चल रही है तंजानिया से, और ये आपका भूमध्य सागर में गिर रही है। और यहीं पर इधर की साइड ही आपको मिलेगा एक ऊंचा पर्वत, एक बहुत ऊंचा पर्वत, जो पूरे अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, और इस पर्वत का नाम है माउंट किलिमंजारो। यार भटकती भूतनी, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर पहले आने तो दो। ओके, तो जिब्राल्टर, देखो फिजिकल अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो यहां पे देखो, अफ्रीका के बारे में तो इतना ही पढ़ना है,
अफ्रीका के बारे में तो इतना ही पढ़ना है हमने, कंट्रीज कर लिए, कैपिटल्स कर ली, करेंसी कर ली, रिवर्स पढ़ लिए, हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया, पर्वतीय श्रृंखला के बारे में पढ़ लिया, और इसके साथ साथ हमने डेजर्ट मरुस्थल के बारे में पढ़ लिया। बेसिक तो हमने सारी चीजें कवर कर ली। अब थोड़ा सा यहां पर बात चली रही है तो ये पोर्शन को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो बेटा, इस पोर्शन को ना, ये जो पोर्शन है, जो रेड पोर्शन से मैं दिखा रहा हूं, इसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं। नोट में लिखिएगा, जिब्राल्टर स्ट्रेट, और हिंदी में बोलते हैं जल डमरू मध्य। और एक चीज मैंने आपको बताई थी ना कि जल डमरू मध्य क्या होती है? एक पानी की ऐसी वाटर चैनल जो दो जमीनों को अलग करती है। तो आप ये देखो, इधर पानी तो ही चल रहा है, इधर देखें मैप में, और देखो ये दो जमीन को अलग कर रहा है, इधर आइबेरियन पेनिनसुला को और कहें तो स्पेन को, और इधर कर रहा है मोरक्को को। ऊपर किसको अलग कर रहा है? स्पेन को, और नीचे किसको अलग कर रहा है? मोरक्को को। तो ये क्या एक जल संधि तो हुई, जल डमरू मध्य तो हुई। तो इस जल डमरू मध्य को कहते हैं जिब्राल्टर। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन किन को जोड़ रहा है? तो एक तो जोड़ रहा है ये मेडिटेरेनियन सी को, और हिंदी में बात करें तो भूमध्य सागर, और दूसरा ये जोड़ रहा है अटलांटिक ओशियन को, और हिंदी में बात करें तो अटलांटिक महासागर। तो आप ये देख रहे हैं ना, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, इन दोनों के बीच में इसने रास्ता तय कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया। तो इस जल संधि को जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। ओके, आगे अगर हम बात करते हैं, इस चीज को देखें, यहां एक नहर है ये वाली, और इसको कहा जाता है स्विज कैनाल। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है स्विज कैनाल, स्विज नहर। स्विज नहर, ये जो स्विज नहर है ये किन किन को जोड़ती है? ये आपका, ये जोड़ती है आपका एक तो मेडिटेरेनियन सी, मतलब कहें तो भूमध्य सागर को, और इसके साथ साथ रेड सी। रेड सी बोले तो लाल सागर। ओके, तो जो स्विज कैनाल है, जो स्विज कैनाल है ये किस किस को जोड़ रहा है? ये जोड़ रहा है इधर आपका भूमध्य सागर को, और इधर मतलब स्विज नहर, जो स्विज नहर है ये किन किन को जोड़ रही है? भूमध्य सागर को और लाल सागर को। और इधर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है भाई, ये वाला, दिस वन, ये जो पोर्शन है, इधर भी एक जल डमरू मध्य है, और ये है कौन सी? बब अल मंदेव स्ट्रेट। थोड़ा टफ है ये याद करना, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बब अल मंदेव जल डमरू मध्य है, और ये जल डमरू मध्य किन किन को जोड़ रही है? एक तो जोड़ रही है रेड सी को, मतलब लाल सागर को, और दूसरी तरफ जोड़ रही है अरेबियन सी को, और कहें तो अरब सागर को। ओके, तो भाई ये थोड़ा फिजिकल फीचर्स के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। रेड सागर क्या है बेटा? रेड सागर सी है, ये रहा लाल सागर। सागर, सागर तो जानते हैं ना, एक तो महासागर और उसका छोटा रूप सागर, ये रहा रेड सी। ओके, तो आई होप सो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए भाई इतना, अफ्रीका में इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो भाई वीडियो को लाइक कर दें, और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि आप ही का बेनिफिट है भाई, हमसे ज्यादा बेनिफिट आपका है, क्योंकि यू वांट टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेज। अगर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिस चैनल विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। शुभम जादौन, लोग ही चेंज हो गया। हाँ चलो भाई, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, कटार डिफेंस एकेडमी इज गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन न्यू बैच फॉर एनडीए एंड ऑल्सो एयरफोर्स एंड नेवी। The fee is very limited and these batches you will get daily live classes, 6-month batch validity, every subject DPP, 15,000 plus practice questions and also free mock based, and that will be based on completely exam pattern. ओके, ये सब आपको फीचर्स मिलने वाले हैं। और अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप कटार डिफेंस एकेडमी की ऐप को इंस्टॉल करें और वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इन दैट केस यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस कॉन्टैक्ट नंबर। आपको सारी इन्फॉर्मेशन भाई वहां पर पता चल जाएगी। और इसके साथ साथ लास्ट में एक आपको बताना चाहूंगा कि 100+ मॉक टेस्ट
आपको एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के लिए कटारा डिफेंस एकेडमी की लर्निंग ऐप पर मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन का सबसे बड़ा आधार ना मॉक टेस्ट होता है। आपने सारी तैयारी करी और मॉक टेस्ट नहीं किया तो उस कंडीशन में ये समझ लो कि आपकी तैयारी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुई। मॉक टेस्ट आपके कम से कम 5 नंबर बढ़वा देते हैं। एयरफोर्स और नेवी की बात बता रहा हूं, एनडीए में तो ये समझ लो कम से कम 40 से 50। तो दीज मॉक टेस्ट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप इन्हें कटारा डिफेंस एकेडमी की लर्निंग ऐप से परचेज कर सकते हैं। ओके, तो अगेन फिर से वही वाली बात बताया था आपको कि कटारा डिफेंस एकेडमी 11th और 12th के लिए फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट करने वाली है। इफ यू वांट टू ज्वाइन देन यू कैन ज्वाइन अस। तो चलो भाई मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।